अगर आप मनोविज्ञान को केवल एक किताब समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है। मनोविज्ञान केवल किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और व्यवहार को समझने की चाबी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मनोविज्ञान के सभी अध्यायों के मेन पॉइंट को समझेंगे कि उस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ें हासिल होने वाली है, क्या चीज़ें हम सीख पाएंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसके एक एक पॉइंट को समझने के लिए। सबसे पहला अध्याय जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होने वाली है, कौन चीज़ जान पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, जिनमें लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं उन गुणों को, यानी कि उन मनोवैज्ञानिक गुणों को समझ सकेंगे कि कौन कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण है जिसकी वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं लोग। दूसरी चीज़ सीख पाएंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को सीख सकेंगे। मतलब कौन कौन सी विधि है जिसके प्रयोग से हम ये सीख पाएंगे कि कैसे लोगों के मनोवैज्ञानिक गुण एक दूसरे से अलग हैं। व्याख्या कर लेंगे कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार किसे कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये चीज़ जान पाएंगे कि लोग बुद्धिमत्तापूर्वक या फिर बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार क्या होता है, कौन हमारे साथ अच्छे बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार कर रहा है और कौन दुर्व्यवहार कर रहा है। इस अध्ययन के पश्चात जान पाएंगे। ये भी जान पाएंगे कि मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त तथा प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान के लिए मनोवैज्ञानिक बुद्धि का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, ये चीज़ हम जान सकेंगे। मतलब कि हम ये जानेंगे कि मानसिक रूप से कौन लोग चुनौतीग्रस्त हैं और कौन लोग मानसिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। इस चीज़ का परीक्षण हम कर पाएंगे इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात। और अगला पॉइंट है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में किस प्रकार बुद्धि का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, ये भी जान पाएंगे। मतलब हम इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात जानेंगे कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग बुद्धि होता है। मतलब बुद्धि का अर्थ अलग अलग लगाया जाता है। हिंदू में बुद्धि का अर्थ अलग होता है, मुस्लिम में बुद्धि का अर्थ अलग होगा, बौद्ध, पारसी, यहूदी, जैन, इन सभी में बुद्धि का अर्थ अलग अलग स्तर पे लगाया जाता है। और अंतिम पॉइंट कि बुद्धि तथा अभिक्षमता के विभेद को समझ सकेंगे। मतलब बुद्धि और अभिक्षमता में क्या अंतर है, हम जान पाएंगे इस अध्ययन के पश्चात। दूसरा अध्याय जिसका नाम है आत्म एवं व्यक्तित्व। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ें जान पाएंगे। सबसे पहली बात, आत्म के संप्रत्यय का वर्णन कर सकेंगे एवं व्यवहार के आत्म नियमन के कुछ तरीकों को सीख सकेंगे। मतलब कि व्यवहार के आत्म नियमन, मतलब कि आप अपने व्यवहार में कैसे सुधार लाएंगे, कैसे व्यवहार में बदलाव लाएंगे, ये चीज़ सीखेंगे। दूसरी चीज़, व्यक्तित्व के संप्रत्यय की व्याख्या कर सकेंगे। मतलब कि आप व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे कि व्यक्तित्व है क्या, इसमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है, कैसे व्यक्तित्व में सुधार किया जा सकता है। ये चीज़ हम सीख पाएंगे इस चैप्टर के अध्ययन के बाद। व्यक्तित्व के अध्ययन के विभिन्न उपागमों के मध्य विभेद कर सकेंगे। मतलब कि व्यक्तित्व के जब दूसरे व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन कर पाएंगे और व्यक्तित्व जो है उसको हम कैसे अलग अलग जानेंगे, इसके लिए अलग अलग उपागमों द्वारा हम परीक्षण कर सकेंगे। स्वस्थ व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित कर सकेंगे। मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्तित्व है इसके विकास कैसे किया जा सकता है, मतलब कि एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सकता है, इसमें कैसे विकसित कर सकते हैं इस क्षेत्र में, ये चीज़ हम समझ पाएंगे। और इस चैप्टर की अंतिम तथ्य व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए कुछ तकनीकों का वर्णन कर सकेंगे। मतलब कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, कैसे उसका परीक्षण कर सकेंगे, इसके लिए कुछ तकनीकों को हम समझ पाएंगे। तीसरा चैप्टर है जीवन की चुनौतियों का सामना। हम अपने जीवन में बहुत संघर्षरत हैं और अपने जीवन के अनेक चुनौतियों से सामना करना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर के अध्ययन के बाद क्या क्या चीज़ समझेंगे। सबसे पहली बात कि दबाव की प्रकृति, प्रकार एवं स्रोतों के जीवन की चुनौतियों के रूप में समझ सकेंगे। मतलब कि हमारे जीवन में किस प्रकार की दबाव है, दबाव की कौन सी प्रकृति है,
उसके प्रकार को समझेंगे कि किस प्रकार का दबाव हमारे ऊपर है और ये दबाव कौन से स्रोत से हमारे जीवन में आया है, इस चुनौती को समझ सकेंगे। दूसरी चीज़, मनोवैज्ञानिक प्रकारों पर दबाव के प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। मतलब कि मनोवैज्ञानिक जो प्रकार है उस पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ हम समझ पाएंगे। और तीसरी चीज़, दबाव का सामना करने के तरीके सीख पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी दबाव प्रेशर बनता है उन सभी प्रेशर को हम कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, इसके तरीके सीख पाएंगे, जिसको सीखना हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। चौथी चीज़, उन जीवन कौशलों के बारे में जान सकेंगे जो लोगों को स्वस्थ रहने में सहायता करते हैं। मतलब केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ रहना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से आप कैसे स्वस्थ रह पाएंगे, उन कौशलों के बारे में आप इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात सीख पाएंगे। और लास्ट पांचवी बात, उन कारकों को समझ सकेंगे जो सकारात्मक स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम को उन्नत करते हैं। मतलब कि वैसे कारकों को आप सीख पाएंगे जो आपको सकारात्मक बनाएगा, जो आपको स्वस्थ कुशल क्षेम में उन्नत करने का काम करेगा। इस चैप्टर में हम समझेंगे। अगला चैप्टर, मनोवैज्ञानिक विकार। हम सभी लोगों में कोई ना कोई विकार उत्पन्न है, दोष जो है, यही मनोवैज्ञानिक दोष को ही मनोवैज्ञानिक विकार बोला जाता है। तो इस चौथी चैप्टर के अध्ययन के पश्चात हम क्या चीज़ जान पाएंगे। सबसे पहली चीज़, असामान्य व्यवहार के मूल तथ्य और इस प्रकार के व्यवहारों को पहचानने के मापदंड समझ पाएंगे। मतलब कि असामान्य जो व्यवहार है उसका मूल्य तथ्य क्या है और इसके प्रकार कौन से हैं, मतलब किस प्रकार के व्यवहार हमारे संग होगा, इस चीज़ को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। और यही सारा चीज़ हम अपने जीवन में करते हैं दूसरों से अपेक्षा। अब सामान्य व्यवहार के मुख्य कारकों का मूल्यांकन कर सकेंगे। मतलब कि अब सामान्य व्यवहार के क्या कारण है, कौन सा मुख्य कारण है, इसको समझेंगे हम इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात। अब सामान्य व्यवहार के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कर सकेंगे। मतलब कि किस मॉडल के अनुसार हमारे साथ अब सामान्य व्यवहार हुआ है, ये चीज़ हम इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात समझ पाएंगे। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्णन कर सकेंगे। मतलब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक विकार हमारे अंदर है, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दोष हमारे अंदर छिपा हुआ है, उसको पहचानने के लिए सीख पाएंगे, उसका वर्णन करेंगे, अलग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक विकारों को समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। जब हम मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रसित हो जाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारा दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो हमें कराना होगा उसका चिकित्सा। इसीलिए अब हमें जानना है चिकित्सा उपागम, ये 5वां अध्याय है। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली चीज़, मनश्चिकित्सा की मूल एवं प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे। मतलब कि मनश्चिकित्सा कैसे किया जाता है, इसका मूल क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये चीज़ हम समझ पाएंगे इस चैप्टर में। इसका गुण विवेचन कर सकेंगे कि लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा होती है। मतलब हम ये गुण विवेचन कर सकेंगे, उन गुणों को जान सकेंगे जो लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा होती है। कैसे लोगों के मनोवैज्ञानिक विकार को ठीक किया जाता है, मनोवैज्ञानिक जो दोष है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, हम इसके अध्ययन के पश्चात जानेंगे। अंतःक्षेप के मनोवैज्ञानिक रूपों के उपयोग को समझ सकेंगे। मतलब कि अंतःक्षेप के मनोवैज्ञानिक रूप जो है उसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और लास्ट चीज़, मानसिक विकार से ग्रसित लोगों को किस प्रकार पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये चीज़ जानेंगे। मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से जो जिसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो है बदल चुका है, उसको फिर से पूर्व की अवस्था में कैसे लेके जाया जा सकता है, ये चीज़ हम जान पाएंगे इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात। आप 6ठा चैप्टर देखेंगे, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात आप क्या क्या चीज़ें जानेंगे। एक चीज़ जानेंगे कि अभिवृत्ति क्या है और इसका निर्माण एवं परिवर्तन किस प्रकार होता है, इस चीज़ को समझेंगे। अभिवृत्ति कहने का मतलब कि आपका आदत। सबसे पहले जानेंगे कि आपका आदत है क्या, आपकी अभिवृत्ति क्या है और इसमें कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपकी अभिवृत्ति किस प्रकार की है, इसका निर्माण
कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी अभिवृत्ति ठीक नहीं है तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आपकी अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, बचपन से लेके युवा तक, युवा से लेके वृद्धावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, किस तरह से आपकी ये अभिवृत्तियाँ बदलते रहती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है, किस प्रकार की अभिवृत्ति आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात। जब हम इतनी सारी चीज़ें जान जाएंगे तो हम समाज में उतरेंगे, तो हमारे ऊपर सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रकर्म होगा। ये चैप्टर 7 है। इसके अध्याय के अध्ययन के पश्चात क्या होगा कि समूह की प्रकृति एवं प्रकार को समझ सकेंगे तथा समूहों का निर्माण किस प्रकार होता है ये भी बात जानेंगे, यह समझ सकेंगे। इसके बाद व्यक्ति के व्यवहार पर समूह का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा ये चीज़ समझ पाएंगे। मतलब कि हम देखते हैं कि व्यक्ति जब समूह में रहता है तो उसका व्यवहार किस तरह का होता है, जब व्यक्ति अकेले रहता है तब क्या उसका प्रभाव होता है। हम समूह की प्रकृति को भी समझते हैं, किस प्रकृति के समूह में हम हैं, समूह में कैसे बदलाव किया जा सकता है, हमारे जीवन के ऊपर, समाज के ऊपर इस समूह का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मनोवैज्ञानिक गुणों के ऊपर। तो इस तरह से हम ये परिचय अब समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि आपको ये सभी एकदम क्लियर समझ में आया होगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।